Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है. बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी भी एमकॉम कोर्स ऑफर करती है एंड इनकी एमकॉम फॉर्म की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट है 30 जून. बेसिकली आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप एमकॉम का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म भरने के, कितनी सीट्स अवेलेबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है एंड सो ऑन. तो ये हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस उठाया है जो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड है और हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कोर्स देखना है वो है एमकॉम. देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द ऑनलाइन एडमिशंस गिवन हियर आर एज पर द एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी. नो डाउट जो भी आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करोगे उनके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो किसके बेसिस पे दी गई हैं? यूनिवर्सिटी की जो अपने एक्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बेसिस पे. नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं गैप सर्टिफिकेट. इफ देयर इज गैप इन टेकिंग एडमिशन आफ्टर ग्रेजुएशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन then a certificate by the notary on ₹10 stamp paper has to be submitted at the time of admission. अब इफ इन केस मान लो आपने बीकॉम परस्यू किया था 2019 में आपका बीकॉम ओवर हो गया लेट्स से, तो नो डाउट अब 2021 में जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 2 साल का गैप है. तो इस गैप के लिए ना आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा. बेसिकली ₹10 का स्टैम्प पेपर आपको सबमिट करना होगा. क्लियर? Next, the detailed information of the admission procedure will be displayed on the university website. Candidates are advised to check the university website regularly for updates. आप देखोगे ना किस तरीके से फॉर्म भरना है वो सारी की सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दी हैं. वैसे वही सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट, after declaration of the merit list, a copy of the list will be displayed on the university website. The candidate himself or herself will find his or her merit number from the merit list. The merit list will not be published in the newspaper. अब तो न्यूज़पेपर में वैसे भी कुछ पब्लिश नहीं होता, सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे. क्लियर? नेक्स्ट, the benefit of reservation will be permissible only to scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes candidates originally belonging to Uttar Pradesh. Scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes candidates of other states will be treated as general candidate. क्लियर? मतलब यहाँ पे कैटेगरी की बात हो रही है तो कैटेगरी किनको मिलेगी? सिर्फ इनको जो यूपी से हैं. क्लियर? अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तब तो आपको SC ST और OBC की कैटेगरी में लिया जाएगा, अदरवाइज सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे? जनरल कैटेगरी में. कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट शैल बी वेरीफाइड ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट. All fees deposited at the time of registration will not be refunded under any circumstances. मान लो आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, बाद में आपने प्लान किया कि नहीं आप इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दोगे तो भी आपकी फीस रिफंड नहीं होगी. क्लियर? जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं. तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सारे रेलेवेंट पॉइंट्स थे. नाउ एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज. अब अगर हमें पीजी कोर्सेज दैट इज हम किसकी बात करें? एमकॉम की, कि अगर हमें एमकॉम में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंड क्या उसकी गाइडलाइंस है. अब देखो जो हमें बात करना है वो किस पे करना है? एमकॉम कोर्सेज पे, बेसिकली कॉमर्स पे. तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में पूरी डिटेल कहाँ मिलेगी आपको? 4.2 क्लॉज में. तो हम लोग डायरेक्टली वहीं चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिटेल किसकी देखनी है? फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की. देखो ये आगे हमारा 4.2 फैकल्टी ऑफ कॉमर्स. बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर हमें एमकॉम में एडमिशन लेना है तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. एक कि आपने क्या परस्यू किया हो और दूसरा कितने परसेंटेज एटलीस्ट आपके आए हो. तो यहाँ देखो अगर हम लोग बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी की तो एमकॉम में वो 2 तरह के कोर्स प्रोवाइड करती हैं. पहला अप्लाइड इकोनॉमिक्स और दूसरा कॉमर्स. क्लियर? अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एक रेगुलर कोर्स है और एक सेल्फ फाइनेंस्ड है. कॉमर्स में भी रेगुलर है और सेल्फ फाइनेंस्ड है. तो बेसिकली 2 स्पेशलाइजेशन है, एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स का और एक कॉमर्स का. तो बेसिकली कॉमर्स क्या हो गया? ऑनर्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब सिंपली बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं. तो देखो अगर हम बात करें अप्लाइड इकोनॉमिक्स की तो हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आइदर बीकॉम हो, BBA हो या BA हो. क्लियर? विथ इकोनॉमिक्स. और मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? जनरल OBC के लिए 45%, SC ST के लिए 40%. क्लियर?
ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 100। और अगर हम एमकॉम कॉमर्स की बात करें, अगेन नंबर ऑफ सीट तो 100 है, बट आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज पर द लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय दिस यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कितने हैं? मिनिमम मार्क्स है जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 48%, एससी एसटी के लिए 43%। मतलब अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए हमें कम परसेंटेज चाहिए कंपैरेटिवली कॉमर्स के, क्योंकि बेसिकली कॉमर्स मतलब क्या, ऑनर्स की बात करें तो ऑनर्स में हमेशा ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होता है। क्लियर? अब अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो वही सेम रिक्वायरमेंट है जो कि रेगुलर कोर्स में है, बट नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कम है कंपैरेटिवली रेगुलर के। अगर रेगुलर में नंबर ऑफ सीट्स 100 है तो सेल्फ फाइनेंस्ड में कितनी है, ओनली 80। क्लियर? बस देखो डिफरेंस क्या है रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में, कि रेगुलर की जो पर सेमेस्टर फीस है वो कम है एंड सेल्फ फाइनेंस्ड की ज़्यादा है। क्लियर? तो ये ओवरऑल आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट था कि क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए 3 चीज़ें हैं, बीकॉम, बीबीए और बीए, एंड कॉमर्स के लिए आपको सिंपली चाहिए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। अब देखो कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ कैंडिडेट कैन नॉट परस्यू 2 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज साइमल्टेनियसली। आप एक साथ 2 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन वन सब्जेक्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एक्सेप्ट प्रोफेशनल कोर्स। आप प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हो बट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, final merit list shall be available in the concerned department and same will be available on the university website। ये तो हम ऊपर भी बताए हैं। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी एडमिशन एट एनी स्टेज। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो किसी भी कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन द डिसीजन ऑफ द वाइस चांसलर एडमिशन कमिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। All the legal matters pertaining to the post-graduation admission shall be subject to the Lucknow jurisdiction only. Next, candidates who are appearing in the final year examination of graduation in 2021 can apply for admission, but they have to fulfill all eligibility conditions on the day of counseling. जिस दिन काउंसलिंग हो रही है, जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन नहीं, जिस दिन काउंसलिंग हो रही है उस दिन एटलीस्ट सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप 3rd ईयर में हो, आपका एग्जाम ड्यू है, तो उस केस में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, in the faculties of Art, Commerce, Law, Science, Fine Arts, admission to post-graduation courses for the session 2021 to 2022 shall be admitted on the basis of marks obtained in the entrance examination conducted for the purpose। मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होना है और कोई तरीका नहीं है एडमिशन का। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। किस तरीके से मेरिट डिसाइड किया जाएगा, किस ऑर्डर में। इफ 2 or more candidates have secured equivalent marks or rank in the merit list of the entrance test, then the merit for admission shall be determined as follows. If the marks secured in the entrance examination are same, in such cases first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks graduation और equivalent examination। मतलब इफ इन केस मान लो 2 स्टूडेंट की रैंक सेकेंड आई है, तो अब इस केस में इन दोनों में से पहले सिलेक्शन किसका होगा, उसका जिसका बीकॉम में, बेसिकली हम अगर बात करें बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में जिसका ज़्यादा मार्क्स आया होगा उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे एडमिशन के लिए। नेक्स्ट, इफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ग्रेजुएशन आर सेम, इन सच केसेस फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु सिक्योर्स हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब इफ इन केस मान लो आपकी सेकेंड रैंक आई दोनों लोगों की, दोनों का बीकॉम में भी सेम मार्क्स आया, तो उस केस में हम किसको प्रेफर करेंगे, जिसका 12th में मार्क्स ज़्यादा आया हो। Next, if the marks secured in the class 12th or equivalent examination are also same, in such cases first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks at high school or equivalent examination. In the marks obtained, if the marks obtained at the high school or equivalent examination are also same, then in that case the older candidate will be given preference. Candidate shall be entitled to weightage on the merit index. So simply क्या बोला है, कह रहा है कि वैसे तो एडमिशन सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। क्लियर? अब इसमें ये चीज़ है कि अगर 2 लोगों की रैंक सेकंड आई है तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, उसको जिसका बीकॉम में ज़्यादा परसेंटेज आया है। अगर बीकॉम में भी सेम है तो 12th का परसेंटेज देखेंगे, 12th में भी सेम है तो 10th का परसेंटेज देखेंगे, और अगर 10th का भी परसेंटेज सेम है तब सिंपली जो ओल्डर है उसको हम पहली प्रेफरेंस देंगे। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे आपका एडमिशन होगा। अब यहाँ देखो रिजर्वेशन एंड वेटेज पॉलिसी बताई है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन बेसिकली कैटेगरी की बात कर रहा है कि किस कैटेगरी को कितना एक्स्ट्रा
मार्क्स अलॉट किया जाता है, तो वो आप यहाँ से रीड कर लेना। इसकी कॉपी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस पर एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो लिखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न कि जितने भी पीजी कोर्सेज हैं एक्सेप्ट एलएलएम एंड एमबीए, तो हम लोग इसकी बात करें एमकॉम की, तो वो सारे पीजी कोर्सेज में आ गया। उसके लिए क्या होता है कि एंट्रेंस टेस्ट विल कंप्राइज 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब 100 एमसीक्यूज होंगे और उनको आंसर करना होगा 90 मिनट्स में। दैट इज सिर्फ और सिर्फ आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। क्लियर? यही एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में सिंपली कह रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, दैट इज 100 एमसीक्यूज होंगे और टोटल जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट्स और हम कह सकते हैं 1.30 आवर्स। आगे मार्किंग पैटर्न की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब अगर हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लाई बाय 2 तो ओवरऑल पेपर कितने मार्क्स का बनेगा? 200 मार्क्स का। और क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं। इसका मतलब हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? पूरा 100 का 100। क्लियर? सिलेबस देख लो। बेसिकली सिलेबस क्या होगा? क्वेश्चंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी फ्रॉम सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अगर हम एमकॉम के लिए फॉर्म फिल करें तो नो डाउट वही सब्जेक्ट्स हमारे कोर्स में होंगे जो बीकॉम में है, और तो कुछ एक्स्ट्रा या नया नहीं होता। जो बीकॉम का पार्ट था वही हमारे एमकॉम में क्वेश्चंस पूछेगा। हेल्पलाइन नंबर देख लो, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को भी फॉर्म फिलिंग में या किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो वो यहाँ पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। एंड लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन। अब देखो 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी होती है। पहला, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि उस पर सारी डिटेल्स फॉर्म फिल करने के बाद आएगी। आधार नंबर होना चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन फोटो एंड स्कैन सिग्नेचर जो कि आपको हमेशा चाहिए जेपीईजी फॉर्मेट में, और यहाँ देखो मैक्सिमम अपलोड साइज भी लिखा हुआ है। Next day, it is the sole responsibility of the student to go through the guidelines and check his or her eligibility at the time of application. जैसे हमने बताया कि 45% एटलीस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप इससे भी कम है तो उस केस में क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हो? नहीं। नेक्स्ट, फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी चलेगा। एप्लीकेशन फीस देख लो, जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए है तो जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है? 1000। और लेट फीस कितनी है? 2000। SC ST के लिए ये फीस 500 है। बाकी यहाँ देखो सर्टिफिकेट के बारे में बताया है कि नो डाउट आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर? इनकम सर्टिफिकेट भी उसमें रिक्वायरमेंट है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ देखो फॉर्म फाइलिंग का पूरा स्टेप बता रहा है। हम यहीं से आपको पूरा स्टेप बता दे रहे हैं सो दैट आप इजीली अपने फॉर्म को फिल कर सको। ड्यूरिंग द फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस द एप्लीकेंट कैन मेक द एंट्रीज एंड सेव द इन्फॉर्मेशन। If the applicant is unable to fill the form in one sitting or somehow the process is interrupted, there is no need to register again. आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, आप उसी के थ्रू लॉग इन कर सकते हो दोबारा से। क्लियर? Applicants are advised to check all the data they have entered before submitting the application fees. If there is some error, they can edit it or start the entire process again. Once they have submitted the application fees, the data submitted in the registration page cannot be edited under any circumstances. बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, अपनी ईमेल आईडी हो गई, वो बहुत जल्दी में फिल करते हैं तो गलत होता है। वही चीज़ बता रहे हैं कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरेंगे एक बार आप दोबारा से रीचेक कर लें कि वो सही है या नहीं। अब इसमें देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा बताया है। एप्लीकेंट्स हैव टू फिल द रेलेवेंट डिटेल्स इन द फॉर्म। दीज फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। Applicants can receive their login details in the mobile number and email ID provided at the time of registration. जनरली इसमें आपको क्या भरना होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो नेम भरना होता है, डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है, एक कॉन्टैक्ट नंबर, एक ईमेल आईडी। इसके थ्रू ना आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है जो कि आपके मोबाइल पे भी भेजा जाता है और साथ ही साथ आपको ईमेल भी किया जाता है। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी एंड पासवर्ड आप लॉगिन करते हो और लॉगिन करके अपनी पर्सनल डिटेल भरते हो। पर्सनल डिटेल में पूरा नाम, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड सो ऑन।
देन आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करोगे कि आपका बीकॉम में कितना परसेंटेज था, 12th में कितना परसेंटेज था, 10th में कितना परसेंटेज था, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हो। फिर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आता है कि आप पूरा का पूरा फॉर्म एक बार रीचेक कर सको और कहीं पे एडिट की रिक्वायरमेंट है तो एडिट कर सको। एंड लास्टली आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर दो। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करते हो, अब एप्लीकेशन फ़ीस के लिए देखो, पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। जैसे आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दोगे ना, आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। देन आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। बेसिकली इसको कहीं सेंड नहीं करना होता है, सिंपली सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसको प्रिंट करके अपने पास रख लोगे। एप्लीकेंट्स कैन प्रिंट देयर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी रिसीट टू कंप्लीट the application process. Applicants have to retain a printout of their application form which will be needed later on. Applicants do not have to send the printout of the application form to the university. पहले हमने बताया कि कहीं सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक इन्फॉर्मेशन के लिए उसको सेव करके रख सकते हो। क्लियर? अब देखो, डेटा एडिटिंग की बात कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड डेटा कैन बी एडिटेड बाय द candidate by logging into the admission website using the credentials sent to their email and registered email mobile number। जो भी आपकी आईडी पासवर्ड है ना, उसकी हेल्प से आप कुछ कुछ चीज़ों को एडिट कर सकते हो अगर उसमें रिक्वायरमेंट है तो। इन केस अ कैंडिडेट्स हैज़ मिस्ड आउट लॉगिन डिटेल्स दे कैन रीजनरेट देयर पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड रीजनरेट कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ फॉरगेट पासवर्ड। क्लियर? The submitted data will be treated as freezed after the last date of submission. Till the last date of submission, applicant can make changes in certain fields, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, एड्रेस। क्लियर? तो देखो, आपके डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, एड्रेस में तो चेंज हो सकता है, बट आपके नाम में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सब में किसी भी तरह का कोई भी एडिट पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो कुछ नहीं था। सबसे पहले आप अपना नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सेल फिल करके आईडी पासवर्ड जनरेट करोगे। विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी पासवर्ड आप अपना पूरा पर्सनल डिटेल फिल करोगे, एजुकेशनल डिटेल फिल करोगे, देन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करोगे एंड लास्टली आप एप्लीकेशन फीस पे कर दोगे। बस यही प्रोसेस है। क्लियर? देखो, फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है। इन केस अ पेमेंट इज नॉट अपडेटेड इमीडिएटली, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू वेट फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर कॉन्टैक्टिंग द टेक्निकल हेल्पलाइन। आप लोग क्या करते हो, जैसे ही फीस पे किए, नहीं फीस सबमिट हुई तो तुरंत परेशान होकर के कॉल करने लगते हो। ये मत करना, पहले 72 आवर्स रुकना। अगर आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं आया तो फिर आप कॉल भी कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, दोज एप्लीकेंट्स हु आर अपीयरिंग इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2021 have to fill in the name of the examination board now. All such applicants have to log in and fill their marks obtained in the qualifying examination before appearing for counseling. अब अगर मान लो आपका 3rd ईयर है तो अभी आपका एग्जाम ड्यू होगा, तो काउंसलिंग के पहले आप क्या करना कि जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका आप मार्क्स फिल कर देना। क्लियर? किसके पहले? काउंसलिंग के पहले। एंड इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। लास्ट डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन हर एक स्टूडेंट को सबमिट करना होगा, मतलब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, वहाँ आपको टिक करना होता है। तो इसमें बस यही चीज़ लिखा हुआ है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिंपली सिलेबस में वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट्स एज वेल एज कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मनी बैंकिंग हो गया, मर्केंटाइल लॉ है, कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हर वो सब्जेक्ट जो बेसिकली हमारे बीकॉम का पार्ट था। क्लियर? तो जनरली आप देखोगे ना कि हर एक यूनिवर्सिटी का सेम यही पार्ट ही है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जो बीकॉम में सिलेबस था उसी को वो एमकॉम में कवर करते हैं। क्लियर है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और इंडिविजुअली भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ हमने अपलोड किए हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे सो दैट अब वहाँ से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रन करके इसको कवर कर सको। रिसेंटली हमने पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के भी पेपर अपलोड किए हैं और वहाँ पे भी आप देखोगे ना तो वो भी 2 कोर्स ही ऑफर करते हैं। बेसिकली वो 4 कोर्स ऑफर करते हैं, पर उनका पहला कोर्स था ऑनर्स और दूसरा था बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ऑनर्स बेसिकली कॉमर्स हो गया और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हो गया? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो जो इनका पेपर है वही आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न रहेगा। क्लियर? तो बहुत ही ईजिली अगर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के पेपर को सॉल्व कर लो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा बनेगा। क्लियर? तो ऑनर्स का हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे।
एंड उसी पैटर्न पे आप देखना लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड नहीं कर सकते। लास्टली अगर हम बात करें प्रिपरेशन पैटर्न की, तो प्रिपरेशन पैटर्न सिंपली यही होता है कि जो आपने बीकॉम में पढ़ा है सिंपली आप उस पर फोकस करो। अगर आप उस पर प्रॉपर्ली फोकस करो, आप बीकॉम की बुक्स प्रॉपर्ली कवर कर ले रहे हो, तो आपको एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड साथ ही साथ हमने पास्ट ईयर पेपर्स जो भी अपलोड किए हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंड MCQs अपलोड किए इंडिविजुअल सब्जेक्ट से, वो सब आप कवर कर लो सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस हो पाए। स्टैट्स के लिए हमने एक अलग चैनल स्टार्ट किया है, CA काजल डेरोलिया। आप वहाँ जाकर के देखना, हम स्टैट्स के लिए इंडिविजुअली हर एक टॉपिक पे क्लास अपलोड कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके MCQs भी डील कर रहे हैं, तो वो सारी क्लासेस भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इफ इन केस अगर आपको फॉर्म फाइलिंग में या किसी भी तरह की कोई और हेल्प चाहिए तो हमने टेलीग्राम लिंक दी है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। लास्ट डेट पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ देखो यूनिवर्सिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की हैं कि फाइलिंग जो थी फॉर्म फाइलिंग की डेट जो स्टार्ट हुई थी PG प्रोग्राम्स के लिए वो 19 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है एंड एक्सटेंडेड लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फाइलिंग क्या है 30 जून। तो अभी आपके पास पूरा ये मंथ है, आप बहुत ही ईजिली ये फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लो। एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर रन कर लेना सो दैट आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। MCOM की प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई होगी। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।